हमारा यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी पेपर है जो कि 24 फरवरी 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप 95 प्लस अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करना है, साहित्यिक परिचय कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, कहानी कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, प्रार्थना पत्र कैसे करना है, पूरा एकदम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु, भारतेंद्र हरिचंद। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 1 का खा भूले बिसरे चेहरे रचना है जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो भूले बिसरे चेहरे रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, ठीक है। अगर आपको इसका टेलीग्राम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। आलोक पर्व के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, यशपाल, जैनेन्द्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व के रचनाकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साहित्य और समाज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। साहित्य और समाज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला है जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र, बिल्कुल है, सुखदा भी है, सोच विचार भी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को, देवसेन को, सराहपा को, खुमान रासो को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को। चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, नागार्जुन, अज्ञेय, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं कौन? गजानन माधव, मुक्तिबोध। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1954, 1943, 1951, 1959। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, ठीक है। दूसरा तार सप्तक पूछ ले प्रकाशन वर्ष तो बताना है 1951, अगर तीसरा पूछ ले तो 1959, चौथा पूछ ले तो 1979, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है सिद्धराज, पंचवटी, भारत भारती। तो तीनों हैं, सिद्धराज है, भारत भारती है, पंचवटी है। यहाँ पर पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। खून की छींटें नहीं है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। खून की छींटें भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, कानन कुसुम है, लहर भी है, वैदेही वनवास नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह आनंद काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से उसको पढ़ेंगे और आसानी से आपको उत्तर पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। जहाँ पर आपको दिख जाए क्या भूमि शब्द, ठीक है, भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ आप समझ जाइए, पृथ्वी शब्द दिख जाए तो वहाँ पर आप समझिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है
तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद है अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक बार उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसकी आपको व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितने अधिक गहरी होंगे उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है, ठीक है। दो इसमें अथवा वाला भी दिया है क्योंकि दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है, ठीक है। तो जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा शब्द दिख जाए तो वहाँ आप समझिएगा कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से अवतरित है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा किसका अभिन्न अंग है? भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। अगला है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या जिसकी करना है उसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं इसलिए संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने अंक का होता है? 10 अंक का। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। चलिए सबसे पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो वह गोद ले श्रांति को ना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई, कोई थकी हुई किसान स्त्री यदि खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो ला उसे। यदि आकाश मंडल में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके तप्त भूतांगना, यानी गर्मी से तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया करना और उसे सुख प्रदान करना। पहला है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है आपको देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवनदूत का, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ पर हम पूरी आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर है तीसरा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो राधा ने पवन दूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण है और उपमा है, ठीक है। यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें भी 2 पूछता है, आपको एक करना रहता है। कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही का मतलब होता है मनुष्य, संसार के लोग। तो केकई कहती है कि अभी तक संसार के लोग यही कहते आते थे, माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले। यानी माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता। और जब अब हमारे विधाता हमारे विपरीत है तो सब लोग अब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता। लेकिन
माता जो है कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, केकई कहती है कि मैंने बस इसका बाहरी शरीर देखा, दृढ़ हृदय उसका मजबूत हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, उसका कोमल शरीर नहीं देखा। परमार्थ न देखा, मतलब परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थी साधक, केवल ही अपना स्वार्थ देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय यह आज बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी कि रघुकुल में थी एक अभागिन, कि रघुकुल में भी एक अभागिन नारी रानी केकई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केकई का अंताप चैप्टर से लिया गया है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो पद्यांश का शीर्षक है केकई का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों ने पूरी ही बता दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो केकई ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना और 5 अंक मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इस वीडियो में हम बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ या मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध गढ़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद हेडिंग डालना है रचनाएं। इसमें लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध संग्रह, कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ में पाणिकालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का खा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक लिखना है। तो पिछले वीडियो में जयशंकर प्रसाद का मैंने पढ़ा था और इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय का आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में इनका देहांत हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत खड़ी बोली की काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के तीनों युगों, भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रचनाएं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, आदि किला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुकमणी परिणय। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, क्या पूछ रहा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ अथवा करके दिया, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पंचलाइट कहानी का सारांश आपको बताया था। ये 5 अंक का होता है, 80 शब्द में लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी को पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथानक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर
रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, वह घर का सारा कार्य करता है। इसके आगे लिखेंगे, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वह सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं, परंतु जब आप पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए श्रवण कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रवण कुमार है ये बहराइच जिला में चलता है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो आप इसे तैयार करेंगे। फिर है खंड खा। क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। ठीक है, 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 संदर्भ के लिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको अनुवाद पढ़ाने वाले हैं। धन्योऽयं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुल्लिसत माने सुशोभित है। जन मानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भाविनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत भाषा। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने से निकले हुए, विद्यमान वर्तमान। वांग्यम माने साहित्यों में। अस्या वांग्यम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद। सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद। 8-10 पुराणानि, 18 पुराण। अन्यान च महाकाव्य नाटक आदि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखतान संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर आप संदर्भ देख सकते हैं और अनुवाद भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत देवदशिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है आपको मेरे प्यारे बच्चों, 1 करना रहता है। महामनस्बिना, महामनस्बी मदन मोहन मालवीय, जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। यानी महामनस्बी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्, संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे योम संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। ठीक है, इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकीन माने अपने प्रभावपूर्ण भाषण, माने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांस आमोहित, लोगों के मन को मोह लिया। ठीक है, अतः अस्य माने इनके, सुहृदा माने क्या होता है, मित्रों ने, तब माने इन्हें, प्राविधाक पदवी माने वकालत की, वकील की पदवी, प्राप्त माने प्राप्त कर, देश से माने देश की, श्रेष्ठ तरफ माने श्रेष्ठ सेवा कर तुम प्रेरित बनता, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत देवदशिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है। सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद। ठीक है, फिर अथवा वाला यहाँ पर दिया हुआ है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्णतः घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। ठीक है, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं। भोजम कालिदासम किम कृतुप्राह, भोजा कालिदासम प्रभात वर्णम कृतुप्राह। संस्कृत भाषा आदि कवि का
अस्ति आसीत् वा। संस्कृत भाषा आदि कवि वाल्मीकि अस्ति आसीत् वा। पंचशीलम कीदृशा सिद्धांतान्ति। पंचशीला शिष्टाचार विषय का सिद्धांता सन्ति। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्ता आसन। पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद है 10 का ख और गा। शांत अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए, 2 अंक का होता है। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये भी 2 अंक का होता है। 2 अथवा चौपाई चंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द पर एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का होता है, जैसे मेरे प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार, कारण और निवारण, सदा जीवन, उच्च विचार। इसके बाद है 12 का कान का पहला। क्या कह रहा है, हरे का संधि विच्छेद। तो हरे का संधि विच्छेद होता है हरे प्लस ए, ठीक है, हरे प्लस ए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये वाला मान सकते हैं आप, हरे प्लस ए। फिर है वने अत्र का संधि विच्छेद। तो वने अत्र का संधि विच्छेद होता है वने प्लस अत्र, वने प्लस अत्र, बा वाला सही हो जाएगा। फिर है रामश्चलिता में संधि है, रामश्चलित में संधि है। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर है, इसके बाद खा नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में समास है अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रति उपसर्ग लगा है। श्वेत अंबरम में कर्मधाराय समास है, और भरपेट में भर उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास है। फिर यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम का मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए, 8 अंक का होता है। अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई हो तो एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं पहला वाला, ठीक है, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। सेवा में मुख्य उद्यान निरीक्षक, नगर निगम कार्यालय, आपके शहर का नाम लिख देना है। विषय अपने क्षेत्र के पार्क को विकास हेतु अनुरोध। इसके बाद हेडिंग डालना है आगे महोदय, फिर उस लाइन को छोड़ देना, आगे लिखना मैं आपका नाम, आपके क्षेत्र का नाम कुछ भी डाल देना है, का निवासी आपके समक्ष हमारे क्षेत्र के पार्क की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह पार्क बच्चों, वृद्धजनों तथा अन्य नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति खराब हो गई है। पार्क में झूले और बेंच टूटी हुई हैं, घास और पौधों की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है तथा सफाई की भी कमी है। आगे लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पार्क के सौंदर्यीकरण, सफाई, झूलों की मरम्मत तथा नए पौधे लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि आप पुनः क्षेत्रवासियों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर स्थान बन सके। आपकी सहानुभूत कार्यवाही की आशा करती हूँ, धन्यवाद। भवदीय लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, नाम में आबासा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, आबासा लिख देना है क्योंकि एग्जाम में आप लिख रहे हैं। फिर 14 का पहला क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। दत्वा, तो दत्वा में दा धातु है और अक्त प्रत्यय है, आपको ऐसे लिख देना है। बलवान में रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है, ये 2 अंक का होता है। भिक्षुका पादेन खज्जास्ति, ठीक है, भिक्षुक पैर से लंगड़ा है, तो इसमें सूत्र लगेगा एनांग विकारा, यानी शरीर में कोई विकार हो, कोई कमी हो, तो वहाँ पर होता है तृतीया विभक्ति, ठीक है, तृतीया होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ग्रामम अभिता, यानी गाँव के चारों ओर, तो जहाँ पर अभिता दिख जाए, अभिता, सविता, अभिता परिता दिख जाए, ठीक है, समया, निक्सा, हा शब्द, प्रति, ये सब दिख जाए तो वहाँ पर समझिएगा द्वितीय विभक्त। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है।